हेलो एवरीवन, चलिए आज हम देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है करंट अफेयर की जो हमारे लिए काम की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्शन का टाइम है तो पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा है, लेकिन पॉलिटिकल न्यूज़ में भी बीच बीच में छोटी छोटी न्यूज़ ऐसी है जो काफ़ी काम की है। जैसे आर्टिफिशियल रिपेनिंग है, जैसे पेस्टिसाइड्स का यूज़ है। दो न्यूज़ इसमें छिपी हुई है। इतना छोटा सा आर्टिकल है लेकिन दो न्यूज़ यहाँ पर छिपी हुई है, स्पेशली आर्टिफिशियल रिपेनिंग को लेकर। दरअसल एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई जिसमें गवर्नमेंट से ये पूछा गया कि आप लोगों ने जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ है, पेस्टिसाइड्स का जो ओवर यूज़ हो रहा है उसको कम करने के लिए क्या किया है, क्या पॉलिसी है, किस तरीके से पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज़ को कम करा है। ये एक पीआईएल यहाँ पर आई है। साथ ही में एक मुद्दा जो है वो आपका आर्टिफिशियल रिपेनिंग से जुड़ता है। ये आप लोगों की डेली लाइफ से जुड़ता है, इसलिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग कई बार फल फ्रूट्स लेने मार्केट गए होंगे, फ्रूट्स वगैरह सब्जियां वगैरह लेकर आते होंगे, तो कई बार आप देखते होंगे कि अरे बाहर से तो बिल्कुल ऐसी तरोताज़ा दिखती है, बहुत अच्छा उसका कलर होता है, बाहर से बिल्कुल फ्रेश देखने को मिलती है। लेकिन कई बार आप घर पे उसको जब उसको यूज़ करते हैं, उसका कंजप्शन करते हैं, तो कोई फ्रूट है बाहर से तो बिल्कुल साफ, कोई दाग नहीं है, लेकिन जब अंदर से खाते हैं तो उसमें कोई स्वाद नज़र नहीं आता, बेस्वाद आता है, वो नज़र कच्चा निकल जाता है। बाहर से एक कई बार आप फ्रूट्स लेकर आए, वेजिटेबल्स लेकर आए, बाहर से तो बिल्कुल पकी हुई नज़र आ रही है, लेकिन जब उसको काटा तो वो पूरा कच्चा निकला, उसमें स्वाद नहीं निकला। दरअसल वो आर्टिफिशियल रिफाइनिंग का शिकार है वो फ्रूट या फिर वो सब्जी। आर्टिफिशियल रिफाइनिंग में क्या करते हैं, जो भी ये फार्मर्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि किसका यूज करा जाता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बाइड का यूज करा जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड का यूज आप लोग जो सब्जी वगैरह लेते हैं उसमें किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड जो है वो इजीली अवेलेबल भी होता है और चीपर अवेलेबल भी होता है। इसलिए कैल्शियम कार्बाइड का यूज हमारे फार्मर्स कर लेते हैं। चूंकि लोगों का कंजप्शन, लोगों का बिहेवियर इस तरीके का हो गया, उन्हें वो वेजिटेबल्स पसंद है, वो फ्रूट्स पसंद है जो बाहर से अच्छे नज़र आ रहे हों। डज नॉट मैटर कि अंदर कच्चा है कि अंदर हो आपका स्वाद है कि नहीं है, वैसे भी मैटर करता है, लेकिन हम लोग जनरली बाहर से देख के लाते हैं कि यार ये सेब फल अच्छा नज़र आ रहा है, इस पर कोई दाग नहीं है, इसको डाल लेते हैं अपनी पॉकेट में, तो अपनी बास्केट में। तो आर्टिफिशियल रिफाइनिंग क्यों हो रही है, क्योंकि लोगों की डिमांड ही उस तरीके से। और आर्टिफिशियल रिफाइनिंग में क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं। जब आप उस पर्टिकुलर चीज़ को कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं किसी फ्रूट वगैरह में, तो कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करने की वजह से इस पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को, जो ये कोई फल है, अब ये फल में आपने बाहर से इंजेक्ट करा कैल्शियम कार्बाइड, तो इसकी जो आउटर लेयर है ये तो बहुत अच्छी पक जाएगी, लेकिन ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। अंदर से कच्चा रहेगा तो बेस्वाद नजर आएगा, और न केवल स्वाद पर या फिर इसके पकने नहीं पकने पर फर्क पड़ेगा, इवन एक्सेस अमाउंट में यदि आपने कैल्शियम कार्बाइड का यूज करा तो ये इसमें ये जहरीला भी हो जाता है। कई लोग बोलते हैं ना कि दवाइयों की सब्जियां हैं, वो दवाई कौन सी है, वो दवाई है कैल्शियम कार्बाइड की, कुछ ही नहीं तो कैल्शियम कार्बाइड का इंजेक्शन जनरली यूज करा जाता है। तो यहाँ पर जो चीज याद करनी है आप लोगों को, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रिपेनिंग। आर्टिफिशियल रिपेनिंग फलों को पकाने के लिए, टाइम से पहले पकाने के लिए, भाई फल को या सब्जी को पकने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, गर्मी की जरूरत पड़ती है। अब यदि जब तक उसको गर्मी नहीं मिलेगी तब तक वो पकेगा नहीं। अब आपको पहले पकाना है तो आपके पास ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड कैसे काम करता है, कैल्शियम कार्बाइड जो भी सब्जी होगा या वेजिटेबल होगा या फ्रूट होगा, उसके आउटर लेयर को तो बहुत इजीली, बहुत जल्दी पका देगा, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर वो फ्रूट, वो वेजिटेबल जो है वो अच्छी भी नज़र आती है, पकी हुई नज़र आती है, लेकिन अंदर से ये चीज़ कच्चा रह जाता है, बेस्वाद हो जाता है, और एक्सेस अमाउंट में यूज़ करा तो ये कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जहरीला भी हो जाता है।
यह जहरीला वाला बात जो है, पॉइजन लेवल जो है हमारे फूड प्रोडक्ट्स में बढ़ रहा है, इसका एक कारण ये पेस्टिसाइड्स भी है। पेस्टिसाइड्स का किस तरीके से ओवर यूज करा जा रहा है, दरअसल फार्मर्स में यह टेंडेंसी रहती है कि मैक्सिमम यूज करेंगे तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम यील्ड मिलेगा। ये गलतफहमी है। आपको यदि बुखार हुआ है, आपको तेज बुखार हुआ है, तो क्या आप 10 गोलियां एक साथ खा लोगे? क्या नहीं खा सकते ना। आपको कोई फीवर हुआ है तो आप 5 इंजेक्शन एक साथ लगवा लोगे? क्या नहीं लगवा सकते ना। तो उसी तरीके से यदि ये कोई पर्टिकुलर आपकी क्रॉप है, अब इसमें कोई बीमारी है या कोई कीड़ा वगैरह लग गया है, तो आपको पेस्टिसाइड का यूज करना है जिस तरीके से आप अपने पर्सनल यूज करते हैं। एक लिमिटेड, एक गोली खा ली, एक इंजेक्शन लगवा लिया, उसी तरीके से आप लिमिटेड पेस्टिसाइड्स का यूज करें। आप दरअसल फार्मर्स में ये टेंडेंसी देखी गई है कि वो यूरिया का यूज करते हैं, तो उनमें ये देखा गया है कि जितना यूरिया डालेंगे उतना प्रोडक्शन आएगा, उतनी प्रोडक्टिविटी आएगी। ये गलतफहमी है। जितने बीज डालेंगे उतनी प्रोडक्टिविटी आएगी। भाई खेत तो उतना ही है ना, बीज ज्यादा डालने से क्या होएगा? जितना खेत का एरिया होगा उतनी तो प्रोडक्टिविटी आएगी। यूरिया ज्यादा डालने से क्या होगा? उस पर्टिकुलर उस पौधे की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही वो लेगा, उसके बाद ये यूरिया उस फसल को नुकसान ही पहुंचाएगा। पेस्टिसाइड के केस में भी यही है। जो यूरिया की टेंडेंसी है फार्मर की, जो सीड्स की टेंडेंसी है, चाहे वो इरिगेशन की हो, फसल को जितना पानी देंगे उतना ही वो ग्रो करेगा। अरे फसल को जितना पानी दोगे उतना ही ग्रो करेगा, तो फिर तो उसको आप खेत को नदी बना दो, खेत को तालाब बना दो। तो इरिगेशन मैक्स हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, यूरिया हो, चाहे वो सीड्स हो, इसके लिए ज्योग्राफी में एक कंसेप्ट चलता है, नॉट मैक्सिमम टुवर्ड्स ऑप्टिमम, नॉट मैक्सिमम। मैक्सिमम की तरफ मत भागो कि मैक्सिमम यूरिया यूज करना है, मैक्सिमम पेस्टिसाइड यूज करना है। हमें क्या यूज करना है? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब आपका जैसे जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आपका यहाँ पर उतना आपका यूज करा। जैसे यूरिया पर्टिकुलर किसी 1 हेक्टेयर में 50 केजी यूरिया की जरूरत है, तो आप 50 केजी यूज करिए। ये मत टेंडेंसी करिए कि 80 केजी यूज कर लेंगे, है ना। चलिए, तो ये होता है ऑप्टिमम कंसेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। पॉलिटिकल न्यूज काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। यूएस रिकॉग्नाइज चाबार्स की रोल इन अफगानिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। दरअसल यहाँ पर आप लोगों को बता दिया, वैसे भी पहले भी डिस्कस कर लिया कि इंडिया और ईरान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, दैट इज चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट या पैक्ट फॉर 10 ईयर्स, जहाँ पर हमको ईरान के चाबहार पोर्ट पर 10 सालों के लिए रीच मिलेगी। रीच किसके लिए चाहिए हमको? क्योंकि अफगानिस्तान तक जाने का कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। अफगानिस्तान पर जाते हैं तो अफगानिस्तान पर जाने की वजह से लिए हमको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। अब क्योंकि पाकिस्तान से हमको कनेक्टिविटी इजीली मिल नहीं पा रही है, तो हम लोग ईरान के चाबहार पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान तक, नॉट ओनली अफगानिस्तान तक बल्कि आगे सेंट्रल एशिया तक कनेक्टिविटी पहुंचा सकते हैं। तो प्रोजेक्ट एड्स लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशिया ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशिया, जिसमें इवन अफगानिस्तान भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और सेंट्रल एशिया जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो कंट्रीज हैं, यहाँ तक हमें कनेक्टिविटी मिल जाएगी। बेटा लैंडलॉक कंट्री क्या होती है? ज्योग्राफी में एक कंसेप्ट चलता है, लैंडलॉक कंट्री और डबल लैंडलॉक कंट्री। है ना, लैंडलॉक कंट्री और डबल लैंडलॉक। लैंडलॉक कंट्री ये कोई कंट्री है, ये चारों तरफ से, इसके कहीं पर भी किधर भी समुद्र नहीं है, इधर भी इसकी सी बाउंड्री नहीं है, चारों तरफ लैंड से कनेक्टेड है या बाउंडेड है। जैसे आपका भूटान हो गया एक, जैसे आपका नेपाल हो गया, मंगोलिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया। जबकि डबल लैंडलॉक कंट्री क्या होती है?
ये कोई कंट्री है, इसके चारों तरफ वो कंट्री है जो खुद अपने आप में लैंडलॉक है, जैसे उज्बेकिस्तान। अब उज्बेकिस्तान को देखोगे तो आप, उज्बेकिस्तान के जो चारों तरफ कजाकिस्तान है या दूसरे कंट्रीज हैं, वो खुद अपने आप में लैंडलॉक कंट्री है, तो उसको बोला जाता है डबल लैंडलॉक कंट्री। जो ऐसा लैंडलॉक कंट्री जो चारों तरफ से उन कंट्रीज से गिरा हुआ है जो खुद लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, चलिए, तो दैट इज डबल लैंडलॉक एंड लैंडलॉक कंट्री। जो ये अब अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, सेंट्रल एशिया लैंडलॉक कंट्री है, इवन वहां पर तो एक डबल लैंडलॉक कंट्री भी है। तो वहां तक पहुंचे कैसे? तो वहां तक पहुंचने का सबसे इजी रास्ता है कि इंडिया ने, अब एक तरीका तो है कि यहाँ से निकले पाकिस्तान के थ्रू, दूसरा तरीका है कि यहाँ से आप लोग, यहाँ से ईरान, और ईरान से फिर रोड या रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाटो मूविंग सेंडिंग ट्रेनर्स इनटू यूक्रेन। देखो, नाटो के बारे में आया है, अभी भी रशिया यूक्रेन वॉर में नाटो का इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है। दरअसल नाटो का एक फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब कोल्ड वार चल रहा था तो कोल्ड वार के टाइम पर एक तरफ था यूएसएसआर और एक तरफ था यूएसए ग्रुप। तो यूएसए ग्रुप ने अपना एक मिलिट्री अलायंस बनाया जो यूएसए और यूएसए सपोर्टर कंट्रीज थे, उसको नाम दिया गया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मैं 2 बार बोला हूँ क्योंकि कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है ना। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटीज हैं, जो यूएसए के सपोर्टर कंट्रीज थे कोल्ड वॉर में, उनका एक ग्रुप, उनका एक मिलिट्री ग्रुप। नाटो का एक फिलोसफी है कि एक पर अटैक मतलब सब पर अटैक, दैट इज द फिलोसफी ऑफ नाटो मिलिट्री ग्रुप। यानी यदि नाटो के किसी भी एक कंट्री पर अटैक हुआ तो वो सब पर अटैक माना जाएगा, ऐसा बोला गया है नाटो के चार्टर में। अब नाटो में चूंकि लगभग 50 की लगभग कंट्री है, तो किसी भी एक पर अटैक होता है तो फिर सारे आ जाते हैं लड़ने, सबकी तरफ से मिलिट्री सपोर्ट मिल जाता है। यूक्रेन भी यही चाहता था कि यूक्रेन को भी नाटो में शामिल किया जाए, लेकिन रशिया ने इसका विरोध किया क्योंकि रशिया और यूक्रेन की बाउंड्री शेयर होती है। यदि यूक्रेन नाटो में मिल जाता, क्योंकि ये मिलिट्री ग्रुप है, तो यूक्रेन की जो बाउंड्री है, कल को वहां पर यूक्रेन की मिलिट्री के साथ साथ यूएसए की मिलिट्री, यूके की मिलिट्री, जापान की मिलिट्री, फ्रांस की मिलिट्री, जितने भी नाटो कंट्रीज हैं उनमें से किसी भी देश की मिलिट्री आकर खड़ी हो सकती है। तो ऐसे में रशिया के साथ बाउंड्री थ्रेट की प्रॉब्लम थी, यही कारण था रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्ट होने का। और अभी तक जो है नाटो मूविंग सेंडिंग ट्रेनर्स इनटू यूक्रेन, और रशिया यूक्रेन वॉर में अभी भी यही नाटो का ही इंटरफेरेंस है। यदि नाटो चाहे तो इसको कभी भी, नाटो चाहे तो इस वॉर को कभी भी रुकवा सकता है, बस नाटो को खुद को न्यूट्रल होना पड़ेगा। तो ये कुछ, वैसे तो मैंने कई बार डिस्कस कर दिया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको एक बार देख लिया कि नाटो है क्या। क्योंकि ग्रुप के बारे में मान के चलिए आप G20, G7, SCO, है ना, बिम्स्टेक, आसियान, नाटो, ये कुछ ग्रुप्स है जिसके बारे में आपको जनरली पता होना ही चाहिए। जिनके बारे में नहीं पता होना कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में लूप होल्स को इंडिकेट करता है। ठीक है, इफ रेजोल्यूशन टेक्स लॉन्ग रिकवरी बाउंड टू ड्रॉप, ये बात करी गई है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में जो लोन्स वगैरह, जो डेप्थ वगैरह होते हैं, उनकी रिकवरी के लिए कई बार कोर्ट को यूज करना पड़ता है, कई बार कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो ऐसी रिकवरी जो 0 से 333 डेज तक इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर होने, इंसॉल्वेंसी का मतलब ही यही है कि सामने वाले या तो पैसा देने में इंटरेस्टेड नहीं है, पैसा देने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। और हो सकता है कि वो डिफॉल्टर जो है जानबूझकर नहीं हुआ हो, वो उसका कोई XYZ कोई कारण हो, जैसे नीरव मोदी है, विजय माल्या, दीज आर द विलफुल डिफॉल्टर। ये चाहें तो अपने एसेट्स में से किसी भी एक एसेट को निकाल कर अपना लोन चुका सकते हैं। और कोई व्यक्ति जो नुकसान में है वो नहीं चुका रहा तो उसको विलफुल डिफॉल्टर नहीं बोलते। तो विलफुल डिफॉल्टर कौन होंगे?
जो व्यक्ति सक्षम है लेकिन जानबूझकर अपना लोन नहीं चुका रहा, तो ऐसे सारे लोन जो बैंक को नहीं मिलते हैं, जो एनपीए डिक्लेयर हो जाते हैं। और एनपीए कब डिक्लेयर होंगे? अपने लोन 90 डेज के अंदर यदि आपने लोन का रीपेमेंट नहीं करता है कोई भी व्यक्ति, तो वो एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा। तो ऐसे एनपीएस की जो रिकवरी होती है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016 के थ्रू होती है। और जिस इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड में थ्रू जितने भी एनपीए होते हैं उनकी रिकवरी में जो टाइम लगता है 0 से 330 दिन, लगभग कितना हो गया, 11 महीने, ऐसे हैं 49.2% केसेस। जबकि 332 लगभग 636% केसेस जो होंगे एनपीए के वो रिकवर हो जाते हैं। जबकि 600 दिन से ज़्यादा पेंडिंग रहते हैं लगभग 26% केसेस। 600 दिन का मतलब हो गया लगभग 2.5 साल। तो आप समझिए 2.5 साल तक कोई केस पेंडिंग है तो वो आपका लॉस एसिड में चला जाएगा। ठीक है, यहां पर एक और चीज का जो जिक्र हुआ है, दैट इज एसिड रिजोल्यूशन कंपनीज। आरबीआई एड्रेसेस एक्सेस रिजोल्यूशन कंपनीज एक्सेस ऑन कंप्लायंस। एआरसीज क्या होती है? एसेट रिजोल्यूशन कंपनी। अब बैंक्स का काम जो है वो लोन्स की रिकवरी के लिए घर घर जाकर जो एनपीएस हैं उनकी रिकवरी के लिए, उनकी लोन की रिकवरी करना बैंक का मेन फंक्शन नहीं है। बैंक का मेन फंक्शन है क्रेडिट पर प्रोवाइड कराना, विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। लोन्स की रिकवरी के लिए बैंक कर्मचारी रोज शाम को या सुबह दिन में कहीं पर भी लोन की रिकवरी के लिए जो जिसने पैसा नहीं दे रहा उसके घर घर भटकने का काम उनका नहीं है। इसके लिए एक कंसेप्ट निकल कर आया था एआरसीज का। एआरसीज का कंसेप्ट गवर्नमेंट ने ही सुझाया था कि एसिड रिजोल्यूशन कंपनी क्या होगी। जैसे बैंक है, अब बैंक का कोई लोन है, जैसे 10 लाख का लोन है। अब ये 10 लाख रुपए का जो लोन है वो आपका एनपीए डिक्लेयर हो गया। तो जब ये लोन 10 लाख का लोन यदि आपका एनपीए डिक्लेयर हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि इस 10 लाख के लोन के लिए बैंक को कुछ ना कुछ हाथ पांव मारने पड़ेंगे। अब बैंक चाहता है कि यार मैं 10 लाख रुपए का लोन में इसके वसूली के लिए, इसको रिकवरी के लिए बहुत परेशान होना पड़ेगा। कभी नोटिस भेजो, कभी अपने बैंक के कर्मचारियों को भेजो वहां पर रिकवरी के लिए, उसको ट्रेस करो पर्टिकुलर जो एनपीए डिक्लेयर हुआ उस व्यक्ति को। तो ये चाहते हैं कि यार हमें तो कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो 8 लाख रुपए दे दे। हम भले 2 लाख का नुकसान खा लेंगे मगर हमें तो कोई 8 लाख रुपए दे दे। तो ये बैंक एक एसिड रिजोल्यूशन कंपनी के पास को ढूंढते हैं। वो बोलेंगे यार आप हमको 8 लाख रुपए में ये हम आपको लोन बेच रहे हैं। कि क्यों बेच रहे हो? अरे यार ये एनपीए डिक्लेयर हो गया, ये हमको रिकवर नहीं कर रहा, हमारे बैंक की फंक्शनिंग इफेक्ट होती है, बैंक में वैसे स्टाफ कम है, एक्सवाइजेड जो भी। तो 8 लाख रुपए ये एसिड रिजोल्यूशन कंपनी इसको दे देगी। अब ये एनपीए, अब ये पहले एनपीए से डील करने का काम पहले बैंक करता था, अब ये एनपीए से डील करने का काम कौन करेगा? ये एसिड रिजोल्यूशन कंपनी करेगी। अब ये एसिड रिजोल्यूशन कंपनी को क्या फायदा है? इसको 10 लाख आएगा, इसने 8 लाख में बेचा तो 2 लाख रुपए इसके, तो इसको भी फायदा, बैंक को भी फायदा कि उनका जो एनर्जी जो जा रहा था, बोले 10 की जगह 8 आया, कुछ भी हाथ में आया हो वो हाथ तो आया। और एसिड रिजोल्यूशन कंपनी की जो कंडीशंस होती है, जो रिकवरी का जो मेथड होता है वो इनके मेथड के कंपैरिजन में थोड़ा रिजिड होता है। तो ये ज़्यादा सक्षम भी होती हैं एसिड रिजोल्यूशन कंपनीज कि वो लोन की रिकवरी करा लें, स्पेशली विलफुल डिफॉल्टर से जो जानबूझ के नहीं देना चाहते। तो इस तरीके से काम करती है एसिड रिजोल्यूशन कंपनी को। जो बैंक्स होते हैं वो अपने एनपीएस वगैरह सेल कर देते हैं डिस्काउंट रेट पर और फिर उसकी रिकवरी करी जाती है एसिड रिजोल्यूशन कंपनी द्वारा। और जो भी गैप आता है डिस्काउंट और एक्चुअल रेट में वो एसिड रिजोल्यूशन कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो दिस वन इज द मेथड, one of the method to deal with the insolvency and bankruptcy code 2016. It is also mentioned in the इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, स्पेशली उन लोन्स में। जैसे अब कोई लोन है 600 दिन से ज़्यादा पेंडिंग है, बेचारा बैंक 600 दिन से ज़्यादा पेंडिंग है, लगभग 26% एनपीए, 26% एनपीए आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो आपका पेंडिंग चल रहा है। तो बैंक क्या करेगा? अरे यार आपका मैं बैंक को देगा 600 दिन में मेरे से रिकवर नहीं हुआ, इससे अच्छा है कि मैं उसको डिस्काउंट रेट पर बेच दूं। और डिस्काउंट रेट पर किसको बेचेगा? वो एआरसी को, एसिड रिजोल्यूशन कंपनी को। चलिए ओडिशा टॉप्स इन इन्फ्लेशन रेट ओवर 7% इन फॉर 6 मंथ। स्टेट वाइज इन्फ्लेशन का डाटा आया है जिसमें 6 मंथ का ये डाटा है।
एवरेज निकाला गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन्फ्लेशन देखने को मिली है अप्रैल तक, दैट इज ओडिशा, फिर असम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा। स्टेट विद द लोवेस्ट इन्फ्लेशन दिल्ली, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड। तो ये आपको याद रखना है। फॉर 6 मंथ इन ए रो ओडिशा इज लॉक्ड एट ए रिटर्न इन्फ्लेशन ओवर 7%। लगभग 7-6 महीने से ये टॉप पर चल रहा है अप्रैल के इस डाटे में। तो जो टॉप सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, ऐसे जो 5 स्टेट है, फर्स्ट ओडिशा है, सेकेंड असम है, थर्ड छत्तीसगढ़ है, फिर तेलंगाना है, देन हरियाणा है। जहाँ पर सबसे लोवेस्ट देखने को मिल रही है दिल्ली में सबसे कम है, फिर उससे कम वेस्ट बंगाल में, फिर उत्तराखंड में, फिर महाराष्ट्र में, फिर झारखंड में। ये डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। ओडिशा का तो स्पेशली याद रखिएगा इसे। कई बार इस तरीके के सवाल पूछ लेता है, हाल ही में किस बैंक ने वोमेन्स को, महिलाओं को लोन प्रोवाइड करने के लिए अलग से फंड बनाया है? तो दैट इज HDFC बैंक। HDFC बैंक गेट $100 million push for loans to women. $100 million credit line has been extended by International Finance Corporation। जो IFC है, वर्ल्ड बैंक की एक पैरेलल एक संस्था है, उससे HDFC को लोन मिला है। लोन का फंक्शन स्पेसिफाई है कि ये लोन जो है वो आगे महिलाओं को प्रोवाइड करना है। तो IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने से $500 मिलियन का एक लोन प्रोवाइड कराया है हमारे HDFC बैंक को। तो कौन सा बैंक है? HDFC। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि हाल ही में HDFC ने $500 मिलियन का जो क्रेडिट लाइन किससे लिया है, महिलाओं को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए $500 मिलियन का क्रेडिट लाइन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से लिया है? दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। वर्ल्ड बैंक के का ही एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन, जो कि प्राइवेट कंपनी से डील करता है। भाई वर्ल्ड में कई सारी प्राइवेट कंपनीज है, तो प्राइवेट कंपनीज का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ही करता है। HDFC भी एक प्राइवेट बैंक कंपनी है, ठीक है ना। तो इसको $500 मिलियन का क्रेडिट लाइन मिला है। किस सेक्टर के लिए मिला है? महिलाओं को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिलाओं के, जो इंडिविजुअल महिलाएं हैं, उनको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।